देश विदेश की खबरों से रहिए ना आप बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। डेंगुर पुल और रामपुर में पक्का पुल बनाने की मांग वर्तमान सरकार से की थी। अभी विगत कुछ दिन पहले वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि वर्तमान में लोक निर्माण मंत्री भी हैं, आए थे। उन्होंने चुनाव के सिर्फ चंद दिन जब बचे हुए हैं तब ये घोषणा की कि डेंगुरपुर और रामपुर घाट पे पक्का पुल बनाया जाएगा। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोती रही, जबकि ये यहाँ के निवासियों का एक प्रमुख मुद्दा रहा। वहीं दूसरी तरफ हमारे जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। माँ जानकी की तपस्थली सीतामढ़ी हमारे ज्ञानपुर विधानसभा में आती है। सिमराधनाथ बाबा विश्वनाथ से जुड़े हुए हैं, वो हमारे ज्ञानपुर विधानसभा में आती है। उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की मांग हम लोग लगातार करते रहे। वर्तमान सरकार जहां हिंदू धर्म का प्रचारक होने का दंभ भरती है, आज तक उन्होंने मां जानकी के उस तपस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया, न ही उसे घोषित किया। हम वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि वो इन्हें तत्काल घोषित करें। चुनाव अब चंद दिन ही हैं। इस वर्तमान समय में कई लोक लुभावने वादे जनता के बीच आज इनके राजनेता कर रहे हैं। आप सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। आप सबको याद होगा जब श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। परंतु आज सरकार के 4.5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया है। भदोही जनपद की सड़कों पे अगर आप गुजर के देखे होंगे, खासकर हमारे ज्ञानपुर विधानसभा की सड़कें आज गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गई हैं। यहाँ का प्रमुख मार्ग धनतोसी, गोपीगंज और गोपीगंज से जो मार्ग ज्ञानपुर की तरफ जाता है, चंद दिन पहले ही बना था, आज उन मार्गों पे पुनः गड्ढे हो गए हैं। जबकि सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, 2 विधानसभाओं पे इन्हीं के विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका है और ज्ञानपुर विधानसभा का वर्तमान विधायक भी जिस निषाद पार्टी से इनका गठबंधन हुआ है उसी का विधायक है। उसके बावजूद भी विकास से हमारा ज्ञानपुर बहुत अछूता है। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारें तो बदलती हैं, परंतु ज्ञानपुर विधानसभा का कायाकल्प कभी नहीं होता। हमारे मुख्य मुद्दे यही हैं कि जब दोबारा बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी का जनप्रतिनिधि ज्ञानपुर विधानसभा से जीत के सदन में जाएगा, तो इन सारे मुद्दों को प्रमुखता से समाप्त किया जाएगा। एक बात और है, हमारे यहाँ बेटियों को पढ़ने के लिए कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है, जिस कारण उन्हें प्राइवेट विद्यालयों की शरण लेनी पड़ती है। आप सब जानते हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। मैं सरकारों से मांग करता हूं कि एक राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर विधानसभा में स्थापित किया जाए, ताकि हमारी बहन बेटियां सुदूर शिक्षा के लिए न जाएं। जहां कोरोना काल में हमारा पूरा प्रदेश बहुत बुरी तरह जूझता रहा, कई लोग काल कलावित हो गए, ये सब आप सबके संज्ञान में है। हमारे पूरे भदोही जनपद में एक भी ट्रामा सेंटर अभी नहीं है, एक भी अच्छा चिकित्सालय नहीं है, जिसकी मांग कई लंबे समय से की जाती रही। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, हमारे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा अंटू ने यहाँ पे एक उच्च स्तरीय चिकित्सालय बनाने की घोषणा की थी, जिसका कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। परंतु समाजवादी पार्टी की सरकार, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सौतेला रवैया अपनाते हुए आज भी वो चिकित्सालय अधूरा पड़ा है। गोपीगंज, जो कि जीटी रोड के मुख्य मार्ग पे आता है इलाहाबाद बनारस के बीच, जहां पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, हमने तत्कालीन सरकार से ये मांग की थी। वर्तमान सरकार के भी अगुवाओं से मैंने ये मांग की कि एक ट्रामा सेंटर गोपीगंज के मध्य बनाया जाए, ताकि दुर्घटना की स्थिति में लोगों को इलाहाबाद और बनारस न ले जाना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इलाहाबाद और बनारस ले जाते समय
मार्ग में ही असामयिक मृत्यु हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना गोपीगंज के मध्य की जाए। वहीं दूसरी तरफ किसानों की मूल समस्याएं हैं। आज बिजली के लिए कहा जाता है, कई क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। दर्जनों बार शिकायत करने के उपरांत महीनों तक वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगता। सरकार एक और दावा करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे की बिजली की आपूर्ति की जा रही है, परंतु अगर आप ज्ञानपुर विधानसभा को देखें तो किसान बिजली की समस्या से त्रस्त है, जिस कारण वो अपने फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहा, अपने फसलों की मड़ाई नहीं कर पा रहा। ये यहाँ की एक मूलभूत समस्या है। मैं इन सब समस्याओं की तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक यहाँ से हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा और सबसे नया जिला है भदोही। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भदोही जनपद में आती है, उसके बावजूद भदोही का उत्थान नहीं हो पा रहा। जब भी सरकारें आती हैं, घोषणाएं तो कई की जाती हैं, परंतु भदोही विकास से अछूता है। किसी समय भदोही का नेतृत्व तो पंडित श्यामधर मिश्र किया करते थे, पंडित मुरलीधर पांडे किया करते थे, परंतु आज भदोही भ्रष्टाचारियों और बाहुबलियों के पशुपेश में जकड़ा हुआ है। अवैध बालू खनन का अड्डा बनता जा रहा है भदोही। अगर एक दल की सरकार आती है तो दूसरे दल के व्यक्ति को वो सिर्फ कारागार भेजने का कार्य करती है। यहाँ राजनेताओं में चूहे बिल्ली का ये खेल चलता रहा। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें मेरा दल भी सम्मिलित था। यहाँ के राजनेता भदोही के विकास से एकदम अछूते हैं, उन्हें भदोही के विकास से कोई लेना देना नहीं, जिस कारण यहाँ का युवा वर्ग, यहाँ के मतदाता, यहाँ की महिलाएं अपने को ठगा सा महसूस कर रही हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अन्य दलों के राजनेताओं पे झूठे मुकदमे लगा के उन्हें कारागार भेज देती है, और जब दूसरे दल की सरकार आएगी तो अन्य लोगों को, आज जो हमारे ज्ञानपुर विधानसभा का विधायक है, अवैध बालू खनन में वो हमेशा लिप्त रहा, वर्तमान सरकार में वो कारागार में है। ऐसे में जब हमारा विधायक ही जेल में है, सदन में विधानसभा की बातों को नहीं पहुंचाई जा रही, तो ज्ञानपुर विधानसभा का विकास आखिर होगा कैसे? विपक्ष मृतप्राय पड़ा हुआ है। विधानसभा में विकास की जो समस्या, विकास के जो मुद्दे होने चाहिए, जो सदनों में उठने चाहिए, वो सदनों तक जा नहीं पा रहे हैं। आखिर विकास इस तरह ज्ञानपुर का कैसे होगा? इसलिए आवश्यकता है कि यहाँ का युवा, यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ का किसान एक परिवर्तन लाए, तभी ज्ञानपुर में विकास का एक बयार बहेगी, तभी भदोही जनपद अपने कीर्तिमान को पुनः स्थापित कर सकेगा। अब आप सबके जो सवाल है, पिछले 4.5 साल में मौजूदा सरकार का कानून व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा जोर रहा है कि कानून व्यवस्था हमारे आने पर सुदृढ़ हुई है। ऐसे में आपकी विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं, जिनका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, तो ऐसे में आपकी ज्ञानपुर की जो जनता है, क्या वो राजनीति के माध्यम से या चुनाव के माध्यम से ऐसे अपराधियों को दरकिनार नहीं कर सकती? देखिए, हर बार हम लोग जनता पे डाल देते हैं। कुछ चीजें सरकारों को भी करनी चाहिए। धन बल बाहुबल के बल पे कई राजनेता सदनों में पहुंच रहे हैं। कई हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, खासकर हमारे विधानसभा के वर्तमान के विधायक इसका ज्वलंत उदाहरण है। अवैध बालू खनन हमारे ज्ञानपुर विधानसभा की मूलभूत समस्या है। अवैध बालू खनन के माध्यम से धन अर्जित करके विधानसभा चुनाव जब आता है, उसी धन को बांट दिया जाता है जनता के बीच। अगर विधानसभा में विकास हो, सड़कें हो, शिक्षा हो, तो शायद मतदान खरीद फरोख्त की प्रक्रियाएं न हो पाए। 4.5 साल तक कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता, जिस कारण मतदाता अपने को ठगा सा महसूस करता है, और उसके बाद वो उन्हीं बाहुबलियों की शरण में जाने को बाध्य है। क्योंकि चाहे यहाँ से जो भी राजनेता हो, आखिर आम मतदाता जाए कहाँ? तो इसलिए आवश्यकता है कि वर्तमान सरकार ऐसे कुछ ठोस योजनाएं ज्ञानपुर विधानसभा में चलाए, ताकि बाहुबलियों का जो यहाँ पे खरीद फरोख्त मतदाताओं की चलती है, धन बल बाहुबल के बल पे लोग सदनों में न पहुँच पाए, और एक निष्पक्ष राजनीति हो सके, तभी लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। राजन जी, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो बीएसपी आपकी
मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि देखा गया है कि विजय मिश्रा के नाम पर वहाँ पर समाजवादी पार्टी से पहले वो टिकट पाते थे, अब निषाद उत्तर प्रदेश सरकार से गठबंधन भी निषाद पार्टी का। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि सपा या बसपा का क्या वहाँ पर क्या अस्तित्व है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अभी विगत कुछ दिनों पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी ज्ञानपुर विधानसभा आए थे और उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ये बातें कही कि विधायक विजय मिश्रा पे जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों को सदन में उठाया जाएगा। तो हमें तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले दरवाजे से मदद कर रही है भारतीय जनता पार्टी और फिर उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों को अन्य सहयोगी दलों के सहारे उन्हीं सदनों में भेज दिया जाए और जनता फिर अपने को ठगा सा महसूस करे। इसलिए हम वर्तमान सरकार से, वर्तमान मुख्यमंत्री से ये मांग करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पे ही रोक लगाई जाए। इसी बात पे एक बात मुझे याद आती है कि पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना था तो विजय मिश्रा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। विजय मिश्रा जी ने कई बार मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरा इस्तेमाल किया और आज मुझे ब्राह्मण होने के नाते फंसाया जा रहा है। ऐसे में ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? क्या ब्राह्मण होने के नाते उन्हें फंसाया जा रहा है? देखिए, हमारी ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है। आपने जिस विधायक का अभी नाम लिया उसने सबसे अधिक हत्याएं की है तो ब्राह्मण की है। हमारे सरकार में मंत्री थे राकेश त्रिपाठी जी, उनके बड़े भाई धरणीधर त्रिपाठी की हत्या की गई। वर्तमान हमारे ही पार्टी से सांसद थे गोरखनाथ पांडे जी, वर्तमान समय में वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनके भाई की हत्या इसी विधायक द्वारा की गई, उसमें वो आरोपी है। हमारी सरकार नंदगोपाल गुप्ता नंदी हमारी सरकार में मंत्री थे बहुजन समाज पार्टी में, वर्तमान में वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी हत्या में भी वर्तमान ये आरोपित रहे। ऐसे मैं तो मांग करूंगा चुनाव आयोग से और वर्तमान सरकार से कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पे ही रोक लगाई जाए, तभी राजनीति का अपराधीकरण रोका जा सकता है। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले राजनीति का अपराधीकरण होता था, अब सीधे अपराधियों का राजनीतिकरण चालू हो गया है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इसके लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आपकी पार्टी में एक सबसे बड़ा आरोप जो लगता है कि वहाँ पर पैसे की खरीद फरोख्त से टिकट मिलता है। पिछली बार शायद आपको टिकट मिला था और पैसे की वजह से शायद कट गया था। ऐसे में इन आरोपों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के आप नेता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में हमेशा खरीद फरोख्त का आरोप लगाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी आम लोगों की पार्टी है। मानवर कांसी राम जी ने पैदल चल के, साइकिल के माध्यम से दलितों और अन्य वर्ग को जोड़ते हुए इस पार्टी को खड़ा किया। हम उद्योगपतियों के हाथों में नहीं खेलते, हम अपने कार्यकर्ताओं के चंदे के बलबूते ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। उनसे जो चंदा प्राप्त होता है उसी चंदे की राशि को हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अन्य मदों में खर्च करते हैं। विपक्षियों द्वारा ये हमेशा आरोप लगाया जाता है कि टिकटों की खरीद फरोख्त चल रही है। हमारे यहाँ अगर आप पता करेंगे तो रामकिशोर बिंद जी जीते हुए थे, बहुत ही गरीब परिवार से आते थे और हमारे यहाँ कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास नामांकन की राशि तक नहीं थी और सदनों में पहुंच करके मंत्री, सांसद, विधायक बने। ऐसे में ये आरोप पूर्णतः गलत है। कहीं भी हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की टिकट की बिक्री और खरीद फरोख्त नहीं होती है। पिछले चुनाव में जो मेरा टिकट कटा था, जाति समीकरण के चलते यहाँ से हमारे ही एक निकटतम सहयोगी राजेश यादव जी को वो उस बार टिकट मिला था, क्योंकि कुछ यहाँ की विधानसभा की जाति समीकरण इस तरह से बने थे, इस कारण मेरा टिकट कटा था। पैसे को लेकर के कोई इस तरह की बातें नहीं हुई थी। आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी थे राजेश यादव जी, चुनाव के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के मुद्दे को आपकी पार्टी ने कुछ बुनाया नहीं, ना ही उसके ऊपर कोई आंदोलन या प्रतिरोध किया। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी क्या अपने नेताओं के साथ खड़ी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी लाशों की राजनीति नहीं करती, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। आज भी न्यायालय में उक्त मामला विचाराधीन है। हमारे बड़े भाई श्रद्धेय राजेश यादव जी की जो निर्मम हत्या हुई, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारतीय दंड संहिता के तहत उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और शीघ्र ही उन्हें न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और बहुजन समाज पार्टी ने उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था इलाहाबाद जनपद में, भदोही जनपद में। उसके परिणाम स्वरूप ही अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और बहुजन समाज पार्टी उनके परिवार के साथ आज भी कंधे से कंधा मिला करके हर लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई है।
जैसा कि हम लोग फील्ड पे रहते हैं, देख रहे हैं कि मौजूदा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा रोडों पे दिख नहीं रही है और आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो रामवीर उपाध्याय जी हों, ऐसे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और प्रमुख नेताओं आपकी पार्टी के कह रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में क्या ये कोई कल्पना नहीं है कि 22 में आप लोग सरकार बनाएंगे? देखिए, चंद अवसरवादी लोगों के इधर उधर जाने से कोई प्रभाव विधानसभा चुनाव पे नहीं पड़ता। हमारा मतदाता हमेशा खामोश रहता है, ये आप सब लोग जानते हैं। मतदाताओं की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हमारे यहाँ है। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा ब्राह्मण वर्ग को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिससे काफ़ी ब्राह्मण हमारे साथ जुड़े। कुछ अवसरवादी लोगों के दल छोड़ देने से दल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग जिस दल की सरकार दिखती है, ये उसी दल में सम्मिलित हो जाते हैं। हमारी सरकार बनती हुई दिख रही है। आप देखिएगा कुछ दिन में यही सब लोग वापस हमारे यहाँ आएंगे। और हम चूंकि सड़कों पे आंदोलन, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना, इस तरह की कार्यवाही समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के तहत तरह नहीं करते हैं, इसलिए हम आप ऐसी बात कह रहे हैं कि हम सड़कों पे नहीं दिख रहे हैं। जबकि प्रत्येक विधानसभा बाद हमारे समीक्षा बैठकें लगी हुई हैं, हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमारी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में या अन्य जनपदों में बैठकें कर रही हैं और हम सब लोग पूरी तरह से सक्रिय हैं और 2022 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। ज्ञानपुर विधानसभा का आपके हिसाब से प्रमुख 5 मुद्दे बताइए जो ज्ञानपुर विधानसभा की पब्लिक को सीधे कनेक्ट करता हो। देखिए, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है 2 पक्का पुल डेंगूपुर में और रामपुर में। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है अगर हमारे यहाँ सीतामढ़ी और सिमराजनाथ पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण हो सकता है। तीसरी, कोई महिला महाविद्यालय हमारे यहाँ नहीं है। चौथा, कोई भी उद्योग धंधा ज्ञानपुर विधानसभा में अभी तक नहीं है। ज्ञानपुर विधानसभा में कोई उद्योग धंधा न होने के कारण यहाँ के युवा सुदूर प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ पे अपने रोजगार के लिए प्रयत्न करते हैं। अगर ज्ञानपुर विधानसभा में किसी भी प्रकार का कालीन का या चीनी मिल वगैरह इस तरह के कोई उद्योग स्थापित कर दिए जाए तो युवाओं का पलायन रुकेगा, जिस कारण ज्ञानपुर विधानसभा में विकास की बयात फिर से बहेगी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं उससे 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और आपका क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही कहती रही है कि ये 3 कृषि कानून किसानों के खिलाफ थे, आम लोगों के खिलाफ थे और हमने इसका पुरजोर विरोध किया था। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी के लोग उनके आंदोलनों में लगे रहे। आज उसी की परिणति है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये हम सब की जीत है, किसानों की जीत है। मैं किसानों को साधुवाद देता हूँ उनके आंदोलन के लिए। और बहुजन समाज पार्टी एक बार भारतीय जनता पार्टी से फिर कहना चाहती है कि अपने गिरेबान में झांकें, ऐसे काले कानूनों को तत्काल समाप्त करें। नहीं 2022 के चुनाव में तो जनता इनका सफाया कर ही रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इनका सफाया हो जाएगा और इनकी केंद्र की भी सरकार नहीं रहेगी। मैं एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप भदोही ज्ञानपुर विधानसभा की मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं भदोही और ज्ञानपुर की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारियों और बाहुबलियों को नकारिए। अगर आप चाहते हैं जनपद का विकास हो, अगर आप चाहते हैं ज्ञानपुर का विकास हो, तो बाहुबलियों, भ्रष्टाचारियों दोनों को जब तक आप यहाँ से सफाया नहीं करेंगे, दोनों को यहाँ से सदनों में भेजना नहीं बंद करेंगे, तब तक ज्ञानपुर का, तब तक भदोही का विकास संभव रहेगा। सर, जैसा कि आपने एक चलते चलते आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं सर। जैसे आपने बताया कि भदोही जनपद में ट्रामा सेंटर की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो क्या अगर आपकी यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो भदोही जनपद को आपके माध्यम से सौगात मिलेगी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जब हमारी सरकार थी, हमने भदोही जनपद में एक डिपो की घोषणा की थी। डिपो के लिए जमीन ले ली थी, मगर समाजवादी पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें कोई काम नहीं किया। ट्रामा सेंटर के लिए हमने औराई में जमीन ले ली थी। ट्रामा सेंटर का काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे तत्कालीन मंत्री अंटू मिश्रा जी ने एक गोपीगंज में भी ट्रामा सेंटर की घोषणा की थी। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार नहीं रही, नहीं अब तक यहाँ ट्रामा सेंटर बन चुका होता। और जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, मैं भदोही की जनता को, मैं ज्ञानपुर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ ट्रामा सेंटर की स्थापना 6 माह के अंदर की जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।